ये मुस्तकिल जो ट्वीट्स आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और 30 समथिंग टाइम वो कह चुके हैं अभी तक कि मैंने जंग रुकवाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उसको मुस्तकिल रेजिस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो बिल्कुल एक दफ़ा भी नहीं अभी तक कह पाए कि हाँ जी हमें किसी ने कहा था कि जंग रोकें, सीज़ फायर करें। अब मेरे ख्याल है कि द काइंड ऑफ अ पर्सन प्रेसिडेंट ट्रंप इज़, उन्हें इसका भी बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि हमने तो इस चीज़ को फ़ौरन इंडोर्स किया, और वैसे भी फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अगर सीज़ फायर किसी ने कराया है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी इतने रिलक्टेंट क्यों हैं टू एंडोर्स दिस, और उसके अलावा इतनी डायकॉटमी है उनकी स्टेटमेंट्स में कि वो खुद कहते हैं कि कोई बात नहीं हुई, बल्कि जयशंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 22 अप्रैल से लेके मिड मई तक हमारी कोई बात ही नहीं हुई किसी भी इंतज़ामिया से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की है उससे, जो कि झूठ है। मुस्तकिल सबको पता है कि मार्को रूबियो, जेडी वैंस, ये सब लोग मुस्तकिल राब्ते में थे एंड बैक एंड फोर्थ चीज़ें हो रही थीं। ये रेजिस्ट करने की वजह क्या है? देखिए ज़ुनैरा, एक पॉलिटिकल शेम रोकने के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिकल वो उनको जो प्रेशर उन पे बढ़ना है, और आपने देखा होगा कि इंडिया की भी जो कांग्रेस है, अपोजिशन की भी, उसका भी डिबेट में जो प्रेशर जो मेन नुक्ते थे वो यही थे कि इन सवालों के जवाब दें कि राफेल क्यों गिरे, सिक्योरिटी के लैप्स क्यों हुए, आपने ट्रंप के कहने पर क्यों जंग रोकी, और अगर आप कह भी रहे थे तो आपने क्यों माना, सीज फायर क्यों किया आपने। तो ये भी सारे पॉलिटिकल, बाकी जो पाकिस्तान साथ जंग है उसको कांग्रेस भी इंडोर्स कर रही है, और ऑफ कोर्स आरएसएस तो इंडोर्स करेगी। देखिए वो खुद ही, अभी आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि हमारे राब्ते नहीं है, और झूठ है। झूठ खुद ही मोदी इसी स्पीच में कह रहे हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर की जो स्पीच हुई है राजनाथ की, उसमें ये जिक्र हुआ है बार बार, और मोदी तो खुद कह रहे हैं कि जी मुझे फिर पैगाम दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, बताया कि जी पाकिस्तान मैसिव रिटेलिएशन कर रहा है। तो आपके राब्ते नहीं थे तो आपको क्यों पैगाम कर रहे थे? और ज़ुनैरा, ये तो दूर की बात है, अमेरिका, लेट मी गिव यू दिस इंफॉर्मेशन आल्सो, और बड़ी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि मिस्टर डोवल वाज ट्राइंग टू रीच सर्टेन सीरियस लीडरशिप, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप। वो यहाँ पे भी इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बात करना चाहते थे, और ये बातचीत जो है वो, और इसकी जो एग्जिट स्ट्रेटजी थी कि एक थोड़ा सा अटैक करके जो न्यू नॉर्मल भी सेट करना चाह रहे थे, वो यही था कि जी हम अटैक करेंगे और फिर अमेरिका के थ्रू या खुद जो भी मिन्नत समाजत कह ले, या एक वो अटेम्प्ट इन्होंने की कि जैसे उनके डीजीएमओ ने इमीडिएटली, वो खुद भी कह रहे हैं कि कांटेक्ट किया पाकिस्तान को, जी हमने अटैक किया है लेकिन हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते, हमने सिर्फ सो कॉल्ड वो जो टेररिस्ट लोकेशंस हैं उन पे किया, हालांकि वो जो मसाजिद ही थी सारी, जो मसाजिद पे अटैक किया। तो आप क्या समझते हैं कि डीजीएमओ, अगर उस वक्त हम मान लेता पाकिस्तान की, चलो यार इन्होंने कर लिया है, मान भी रहे हैं, सॉरी भी कर देंगे। याद है आपको एक मिसाइल भी फायर हुआ था कुछ अर्सा पहले, जिसमें बहुत सख्त माजरत की गई। बिल्कुल, तो ये माजरत भी कर लेते हैं, ये कुछ भी कर लेंगे, और थोड़े दिनों बाद हम यही पॉलिटिक्स लेके चले जाएंगे कि जी हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया, हमने अटैक कर दिया, और पाकिस्तान बोला भी नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस चीज, ना पॉलिटिकल ना मिलिट्री लीडरशिप के इंडिया की तरफ से एक फायर आए और पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स न दे। ये हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, ना हमारी स्ट्रेटजी में है और ना हमारे खून में है। डिफेंस का जो है ना, एंटायर पर्पस हर पाकिस्तानी के अंदर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वैसे भी पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सारा अगेंस्ट इंडिया है। हमने डिफेंसिव उसमें बिल्ट जरूर किया है, लेकिन सबको पता है कि वो जो मिलिट्री बिल्टअप करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, और फिर हमें अपने डिफेंस में डेटरेंस बनाना पड़ता है। तो उसका फायदा क्या है अगर हमने जवाब नहीं देना जब टाइम्स आए तो? जी बिल्कुल, और ये जवाब दिया गया। फिर जब एस्केलेशन लेटर पे ये ऊपर मिसाइल्स और ये ड्रोन्स वाला हुआ, तो फिर पाकिस्तान ने शो किया अपना। देख रहे पहले डिफेंसिव मैनूवर में आपने उनके 5 जहाज गिरा दिए, एक की और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो 6 अभी कंफर्म नहीं समझे कि वो हो गए। और पाकिस्तान बिल्कुल लाइव जो बैटल चीजें थी, बैटल की वो बैटल पिक्चर पे बता रहा था पूरे पाकिस्तान को और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ट्रूथ पे बेस्ड करके बैटल पिक्चर्स बताए जाते, क्योंकि पाकिस्तान 21वीं सदी में ज़ुनैरा आप लोगों को बेवकूफ न समझे। सैटेलाइट इमेजरी से सब पता चल रहा होता है, क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। इट इज नो मोर पॉसिबल टू हाइड इट। यस, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं यही बात कर रहा था कि आप इंडियन अवाम की तरह
पूरी दुनिया की आवाम बेवकूफ नहीं है। मैं इंडियन आवाम को बेवकूफ इसलिए कह रहा हूँ कि वो गोदी मीडिया के अंदर बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू लॉजिक ना। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो सुन ही नहीं रहे हैं अपना वो। जी हाँ, और वॉर को उन्होंने फिल्म बनाया हुआ है, दिस इज नॉट फिक्शन। मेरे ख्याल में इंडियन जो स्ट्रेटेजिक माइंड है वो भी टेंशन में है। इनके कल में एक एक्स जो इनकी एम्बेसडर थी प्रॉब्ली यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको सुन रहा था, तो शी वाज वेरी केयरफुली शी वाज सेइंग, डर के लेकिन केयरफुली शी वाज सेइंग, कमेंट्री जब कर रही थी ये टैरिफ्स के ऊपर, तो कहते कि जी इंडिया को इमोशनल रिस्पॉन्सेज नहीं देने की जरूरत, बड़े केयरफुली और डिसेंट तरीके से ये मान लेना चाहिए कि जी पाकिस्तान ने हम पे हमला किया और अमेरिका ने उसमें असिस्ट किया है कि डिफ्यूज दी सिचुएशन, और पाकिस्तान को समझाया है कि ये गलत है, पाकिस्तान को बताया कि हम उनको तबाह कर दे। तो एक कैंडी जो है ना वो अपने शुगर कोटेड कैंडी की तरह और इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो ये इनका एक्चुअल कैरेक्टर है कि जिधर से मार पड़ती है या डर होता है या जो बड़े साहब हैं या जहाँ पे इकोनॉमिक्स की वजह से, तो वहां पे ये केयरफुली क्राफ्टेड, और जो छोटी स्टेट्स हैं म्यांमार उनके ऊपर ये चेस्ट थम्पिंग करते हैं। साउथ एशिया में यही करते रहे हैं वो। एम्बेसडर नगमाना, मैं नोट कर रही थी कहाँ कहाँ से आउट होता जा रहा है इंडिया। ब्रिक्स में प्रॉब्लमैटिक है इंडिया, ट्रस्ट का बहुत सख्त फुकदान है। अगर मैं ये कहूँ कि वो भी समझते हैं कि इंडिया यहाँ पे आके बैठता है टू अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिक्स नेशन। SCO में भी प्रॉब्लम है। फिर यूक्रेन का मामला आया तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ईरान के साथ भी प्रॉब्लम हो गई। कंडेम तक नहीं किया जब उनके ऊपर अटैक हुआ, और वैसे कहते रहे हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साउथ एशिया का कोई कंट्री इनके साथ नहीं खड़ा, और चाइना के साथ तो जो कुछ है वो सभी जानते हैं। तो इस वक्त अलाइंड किधर है इंडिया, किसके साथ अलाइंड है, क्या फोकस है इनकी पॉलिसी का? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये इस पे पहले भी कई दफ़ा मैं कह चुकी हूँ कि इस वक्त जितना इंडिया अपनी हिस्ट्री में कभी इस तरह आइसोलेटेड नहीं था, और जिस तरह उन्होंने एक नैरेटिव अपना बनाया हुआ था कि जी इंडिया के बगैर तो शायद ये दुनिया चल ही नहीं सकती, और हम जो हैं वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे रीजन के, और हम क्वाड का भी हिस्सा हैं, और हमारे बगैर तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी भी जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो इस वक्त आप देखें कि मोदी की जो ये पहले 10 साल की और अब 1 साल और हो गया उनका गवर्नमेंट है, इसमें उन्होंने बजाय इसके कि अपने रिलेशनशिप्स को जो उनके थे भी उन्हें स्ट्रेंथन करते, उनकी इस बुरी तरह फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है बिकॉज ऑफ द इरेटिक पॉलिसीज ऑफ RSS एंड बीजेपी लेड बाय मिस्टर मोदी। के इस वक्त हैरान कुन है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम साउथ एशियन नेशंस, हम तो खैर पहले ही उनके खिलाफ थे, बट बाकी सब ने भी अब अपना बहुत खुल के इंडिया के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं उनका वो अब इजहार करते हैं। चाहे वो बांग्लादेश ने बहुत खुल के किया है, यहाँ तक कि भूटान और चाइना मिलके कह रहे हैं कि जी आइए अब अपना जो एरिया है उसका बाउंड्री फाइनलाइज करें और सेटल करें। विद द रिजल्ट आप उसको देख लें, मालदीव्स को देख लें, उन्होंने भी इंडिया को कम्प्लीटली आउट कर दिया है। श्रीलंका है, नेपाल है। तो इस वक्त साउथ एशिया में वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। और जैसे मैंने पहले कहा कि EU ने तो कम्प्लीटली उन्हें वही जवाब दिया है जो उन्होंने यूक्रेन पे दिया था EU को। तो विद द रिजल्ट इस वक्त अगर आप देखें तो ना नॉर्थ अमेरिका में, ना साउथ अमेरिका में, ना उनका साउथ ईस्ट एशिया, ना साउथ एशिया, यहाँ तक के अफ्रीका जिसको वो कहते हैं कि जी बनना चाह रहा है वो ग्लोबल साउथ का एक ग्लोबल लीडर। तो ग्लोबल साउथ की भी, हाँ, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में से भी किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला इंडिया के नैरेटिव की हिमायत में सिवाय इजराइल के। तो ये बहुत ही एक शॉकिंग भी है, बट बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा सियाने हो जाते हैं ना, या जब आप समझते हैं कि यू आर सो स्मार्ट देन यू कैन आउटविट एंड hoodwink everybody, तो वो देखिए इतनी देर चलता नहीं है।
कुछ लोगों को आप कुछ देर तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन नेशंस पागल तो नहीं है। वो देख स्टेट रही लेवल है पे कि यू इंडिया कांट फूल पीपल ऑल द रुक जाओ। टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात ये है कि आपको यू कैन नॉट फॉरगेट कि जो खासतौर पे यूरोपियन यूनियन है और जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो बहुत फिक्सेटेड हैं ह्यूमन राइट्स पे, और अब उनके लिए इंडिया में जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों का पे तो खैर उन्होंने हद से ज्यादा जुल्म कर दिया है, लेकिन बाकी क्रिश्चियंस हैं और कोई भी सेफ minorities नहीं हैं, है, उनका भी बुरा हाल। कोई भी से So, स्पेशली India द has एक्ट्स become लाइक a जहाँ पे अपनी liability. लैंग्वेज इम्पोज कर रहे Questions उठ रहे हैं, हैं। कोई डिफरेंट कल्चर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। ब्रेक पे जाना है मुझे एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। द बिगर क्वेश्चन इज कि खुद ट्रांस अटलांटिक टेरर में इन्वॉल्व होने के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इन सारी सरजमीनों पे टेररिज्म खुद फैलाने के बाद, यूरेनियम को सॉल्ट की तरह बेचने के बाद, और आपका इतना एराटिक सिस्टम है कि मिसाइल चल जाता है और आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, आप कहते हैं गलती से हो गया, उसके बाद टेररिज्म का मंत्रा कितना रियल रह जाता है और दुनिया अब ब्लाइंड नहीं है। एक फॉल्स फ्लैग, दूसरा, तीसरा, कितनी दफ़ा ये मंत्रा चल सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस क्राइसिस में जो सबसे बड़ी चीज़ खुल के सामने आई है वो ये कि व्हेनेवर यू टॉक टू समवन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, आप उनसे पूछें कि वेयर इज़ द एविडेंस, तो एविडेंस के जवाब में उनके पास 10 साल पुरानी बातें होती हैं और वो कहते हैं दैट इज़ एनफ।